Welcome everyone. In this lecture we will talk about the type of respiration, and the first type of respiration is aerobic respiration. Second type of respiration is anaerobic respiration. So let's start with the aerobic respiration. So aerobic respiration means what? Aerobic means oxygen. This respiration take place in the presence of oxygen. मतलब कि रेस्पिरेशन हमें पता है, रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है? द बर्निंग ऑफ फूड एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी. मतलब जो फूड बर्न हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो फूड बर्न होके एनर्जी बना रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो जो फूड बर्न होता है वो फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. जो एरोबिक जो टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, whether it is available or it is not available. If it is available, then this is called aerobic respiration, means the burning of food in the presence of oxygen. This is called aerobic respiration. Clear? And the second type of respiration is anaerobic respiration. So an means absence. Aerob, oxygen. ठीक है. Aerob means oxygen. So what is absent here? The oxygen is absent here. Means the food is burning, the food is oxidizing in the absence of oxygen, and hence this is called anaerobic respiration. ये अलग अलग organisms में अलग अलग होता है. जो anaerobic respiration है इसके बाद हम बात करेंगे. So first we are starting with the aerobic respiration. So आप देख रहे हैं पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का मैंने पूरा रिएक्शन लिखा है. जो ग्लूकोज है, वॉट एवर द फूड वी ईट दैट इज कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म एंड दैट इज ग्लूकोज. ठीक है. तो जो ग्लूकोज रहेगा वो हमारी सेल में अवेलेबल रहेगा. ठीक है. यहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है सेल का. आप देख सकते हो जब फूड आपका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. फिर से मैं आपको रिकॉल करूंगी, फूड एब्जॉर्ब कहाँ से होता है? इंटेस्टाइन में जब फूड एब्जॉर्ब होता है तो ये फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द विलाई. फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, उन्हें बोलते हैं विलाई. और ये विलाई में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज अवेलेबल होती हैं. तो ये ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है हमारा ग्लूकोज. ठीक है. अब ब्लड कैपिलरी जो है उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है. अब ब्लड की हेल्प से ये पूरा जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी की हर एक सेल्स एंड टिश्यूज में जाके बैठ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने एक सेल को इंडिकेट किया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर. ठीक है. अब क्या होगा? तो ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है, टूटता है और ये कन्वर्ट होता है टू पायरुवेट में. ठीक है. आप देख सकते हैं ये पूरी सेल है और सेल के अंदर ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में. ठीक है. और यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एरोबिक रेस्पिरेशन. तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म है. जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करेगा तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. अब पायरुवेट क्या है? तो पायरुवेट क्या है? ग्लूकोज एक्चुअली 6 कार्बन कंपाउंड है. 6 कार्बन कंपाउंड मतलब अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6. C6H12O6 ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का. यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कार्बन अवेलेबल है. तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है. अब जब ये 6 कार्बन टूट जाता है तो 3C कंपाउंड बनता है. 3 कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है और ये 3 कार्बन जो कंपाउंड फॉर्म होता है यही होता है पायरुवेट. मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ग्लूकोज में 6 कार्बन अवेलेबल है. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये यहाँ से टूट जाता है और फिर बनाता है एक कंपाउंड ये और दूसरा कंपाउंड ये. ठीक है. तो एक कंपाउंड है, इसे हमने क्या बोला है? पायरुवेट बोला है. तो पायरुवेट कितने बनते हैं? यहाँ पे 2 पायरुवेट बनते हैं जब एक ग्लूकोज टूटता है. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक कार्बन के
टूटने पे या ऑक्सीडाइज होने पे कितने पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज, सिंगल ग्लूकोज। ठीक है, तो जो पायरुवेट है वो 3C कंपाउंड है, और ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होना, ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होना, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइको है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक, टूटना, लाइसिस मीन्स टूटना, तो ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक। कौन ब्रेक डाउन, किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? ग्लूकोज टूट रहा है, किन में? 2 पायरुवेट में, पायरुवेट बना रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल, कितना ग्लूकोज? सिंगल ग्लूकोज। ठीक है, तो द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट within the cytoplasm in the absence of oxygen, this is called glycolysis. Understood? अब क्या होगा, जो पायरुवेट है वो सीधे ग्लूकोज से मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दिस इज सेल ऑर्गेनेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जिसे ऑर्गेनेल बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे वैक्यूल हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनेल्स अवेलेबल होते हैं। बट मैंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि हम सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो पायरुवेट जो है, जो साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है, वो तुरंत मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। सो व्हेन दिस पायरुवेट मूव्स एंड इट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इट रीचेस इनसाइड द मैट्रिक्स। अब ये कहाँ पहुंचेगा? ये इस वाले पार्ट में पहुंचेगा, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। आप इस चीज से अवेयर होंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी में बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं, अंदर की तरफ फोल्डिंग्स होती हैं, इसलिए इनफोल्डिंग्स बोलते हैं इसे। ठीक है, ये अंदर की तरफ फोल्डिंग्स है क्रिस्टी, और क्रिस्टी के अंदर, क्रिस्टी में फ्लूइड भरा रहता है, पानी जैसा सब्सटेंस भरा होता है, द्रव भरा होता है, इसे बोलते हैं मैट्रिक्स। तो पायरुवेट कहाँ मूव करता है? पायरुवेट मूव करता है मैट्रिक्स में, किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। सो जैसे ही पायरुवेट यहाँ पे एंटर होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी और पायरुवेट ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू CO2 H2O एनर्जी, और CO2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं 6, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं 6, और एनर्जी रिलीज आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन आप देख रहे हैं पायरुवेट से यहाँ पे, इसको बोलेंगे क्रैब साइकिल। ठीक है, एक्चुअली जो पायरुवेट के बाद एक और सब्सटेंस बनता है, इंटरमीडिएट सब्सटेंस है, जिसे हम एसिटिल कोएंजाइम बोलते हैं। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है नहीं अभी, इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ। पायरुवेट से पहले बनता है एसिटिल कोएंजाइम, और फिर एसिटिल कोएंजाइम के बाद बनता है CO2 H2O और एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। पायरुवेट पहले कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। एक्चुअली एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है इस ब्रेकडाउन में, इसलिए एसिटिल कोएंजाइम ए लिखा है, और पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। तो जो कोएंजाइम ए है, ये एक्चुअली एंजाइम है जो हेल्प करता है पायरुवेट को तोड़ने में, और यहाँ पे एसिटिल ग्रुप बनता है। ठीक है, एसिटिलिक ग्रुप है जिसमें 3 बॉन्ड्स रहते हैं, तो ये ग्रुप बनता है। उसके बाद ये ब्रेक डाउन होता है CO2 H2O प्लस एनर्जी। ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए, इतना आपका डीप नहीं है। 6 मॉलिक्यूल्स, 6 मॉलिक्यूल। तो जो इतना है ना, ये इतना जो आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं क्रैब साइकिल। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए टू CO2 वाटर एंड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड क्रैब साइकिल। मैंने इनडायरेक्टली आपको इसलिए बताई क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, दिस इज क्रैब साइकिल। तो जब ये क्रैब साइकिल होगी, तो ये जो कन्वर्जन होगा पायरुवेट का लास्ट मॉलिक्यूल्स में, ये होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये रहेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहाँ पे। तो half of the cycle occurs inside the cytoplasm, ठीक है, from glucose to pyruvate,
and the remaining cycle completes inside the mitochondria from pyruvate to the carbon dioxide, water and energy. Understood? तो ये था आपका एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में. जो CO2 है सेल से निकल के जाएगा ब्लड में, ब्लड से आपका जाएगा लंग्स के एल्वियोली में, और लंग्स के एल्वियोली से उल्टा पाथवे फॉलो करते हुए ये हमारी नोस्ट्रल से रिलीज आउट हो जाएगा. ठीक है. तो और वाटर जो है वो हमारी बॉडी यूज अप कर लेगी क्योंकि जो वाटर है वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है. एनर्जी जो है वो बाद में स्टोर हो जाएगी एज ATP. ठीक है. ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये स्टोर्ड एनर्जी की तरफ फंक्शन करता है, जिसे हम करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ एवरी सेल, व्हाट, ATP. ठीक है. जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. तो स्टूडेंट यहाँ पे ये इतनी चीज इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं. कंप्लीट ब्रेकडाउन अकर्स, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है. किस चीज का कंप्लीट ब्रेकडाउन? ग्लूकोज हमें पता है किन चीजों से मिलकर बना है, CO2, वाटर एंड एनर्जी. कैसे? प्लांट्स रिकॉल करिए, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें CO2 पानी कंबाइन होता है, और सनलाइट की प्रेजेंस में जब फोटोसिंथेसिस अकर होता है और वहां पे बनता है ग्लूकोज. ठीक है. तो मतलब ग्लूकोज को किसने बनाया है? these raw substance, these raw materials which are CO2 and water. अब जब ग्लूकोज उन्हीं सब्सटेंस में टूट जाएगा जिनसे वो बना है, तो इसी को बोलते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन. बट अगर ग्लूकोज जिन चीजों से मिलके बना है जो हमारे CO2 एंड वाटर है उनमें ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, उनमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन. ठीक है. बट इन द एरोबिक रेस्पिरेशन complete breakdown occurs because the glucose is completely broken down into CO2, H2O. Understood? So this is first point which implies that complete breakdown occurs here. Next is it occurs in cytoplasm and mitochondria. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आधी जो साइकिल है वो साइटोप्लाज्म में हुई है और जो हाफ साइकिल है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में हुई है. और ये भी आप याद रखेंगे कि इतनी साइकिल जो थी वो एनएरोबिक थी, बट जो लास्ट साइकिल है जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी एरोबिक थी. ठीक है. नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज. अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जस्ट गो एंड सी दैट वीडियो. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक आइडियाज. ठीक है. तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब कि ऐसा सबस्ट्रेट जो बर्न हो रहा है. मैंने आपको बताया था व्हाट इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिलीजिंग एनर्जी. तो आप देखो यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है. तो ग्लूकोज विल बी योर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है आपका वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज योर प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स. ये होती कहाँ पे? एनिमल्स में होती है, सभी एनिमल्स में होगी, और ये प्लांट्स में भी होती है. प्लांट्स में भी कैसे? प्लांट्स खाना जब बनाते हैं ना तो वो खाना बना रहे हैं खुद के लिए, बट आप उन्हें यूज कर रहे हो. बट जब इन्हें एनर्जी की जरूरत होती है तो यही एनर्जी की जरूरत के लिए, जब एनर्जी के लिए ये क्या करते हैं, बना बनाया जो ग्लूकोज होता है, बना बनाया जो स्टार्च होता है उसे तोड़ते हैं, फिर एनर्जी लिबरेट करते हैं. और वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा उनके, क्योंकि प्लांट्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लांट की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो प्लांट्स भी परफॉर्म करते हैं. ठीक है. प्लांट्स अगर खाना बना रहे हैं तो उस खाने को बनाने के लिए एनर्जी की डिमांड भी तो होगी ना. तो एनर्जी कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द फूड मटेरियल. उसे तोड़ेंगे, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. So student, this is all about the aerobic respiration. After this topic we will see the anaerobic respiration. So now we are talking about the anaerobic type of respiration, which is second type of respiration. So now let's start the lecture. So anaerobic respiration means what? Anaerobic, again मैं आपको बता रही हूँ, An means absence, aerob means oxygen. So जब फूड ऑक्सीडाइज होगा एब्सेंस में, किसकी? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जब आपका फूड बर्न होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी, देन दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो एनएरोबिक रेस्पिरेशन मींस इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब ये कहाँ पे होता है? एग्जांपल्स क्या है? तो बैक्टीरिया ऑल्सो कैरी आउट द एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. पैरासाइट्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे की बॉडी पे रहते हैं. ठीक है. दूसरे की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं और वहीं पे शेल्टर भी लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पैरासाइट्स. तो पैरासाइट्स भी जो होते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. देन ईस्ट क्या है? ईस्ट इज अ फंगस.
ठीक है। फंगस होती है ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर फंगस, ये भी परफॉर्म करती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये स्विच करती है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन व्हेन इट इज इन द अनफेवरेबल कंडीशन। कहने का मतलब जो ईस्ट है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन तब करेगी जब इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मतलब कि जब हार्श कंडीशन रहेगी, जब अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंस होगी, तब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। अदरवाइज जब ऑक्सीजन इनफ क्वांटिटी में अवेलेबल होती है एटमॉस्फेयर में, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन को कैरी आउट करती है। सो ह्यूमन मसल्स, हमारी इंसानों की ह्यूमन की जो मसल्स होती हैं, इन मसल्स में भी फैट जो है, इन मसल्स में भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट in certain condition, and that condition means when we are doing the vigorous exercise, जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करेंगे उस कंडीशन में हमारी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट नॉर्मली हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी आउट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्ट में कि ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या रिएक्शन होता है और कहाँ पे होता है। इन ईस्ट द रेस्पिरेशन इज एनारोबिक, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन बाय द टर्म फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन का ये अनदर नेम है। सो इसमें क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज अगेन ये सबस्ट्रेट रहेगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मतलब जो बर्न होगा यहाँ पे, जो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो ये ब्रेक डाउन होगा पायरुवेट में, ठीक है। फिर अगेन पायरुवेट जो रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इथानॉल में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो पूरी रिएक्शन है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे बन क्या रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इथेनॉल बन रहा है, एंड इथेनॉल इज वन ऑफ द टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक है। जहां पे आपको ये ओल आ रहा है समझ, तो ये ओल, या फिर अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर इसका देखें तो C2H5OH, ये जो OH है, OH जहां भी अवेलेबल रहेगा वो आपका अल्कोहल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी C2H5OH है, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अल्कोहल। ये भी बहुत सारे टाइप के अल्कोहल होते हैं, मिथेनॉल भी होता है, ठीक है। CH3OH, दिस इज मिथेनॉल। ये आपका इथेनॉल हो गया इथेन से, जिसमें आपके 2 कार्बन है, आप देख सकते हो, ठीक है। मीथेनॉल में आपका 1 कार्बन है। फिर प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में आपके 3 कार्बन होते हैं, वो भी अल्कोहल है। तो ये डिफरेंट टाइप्स है अल्कोहल के। तो यहाँ पे जब अल्कोहल बन रहा है, और कौन से रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, इसलिए इसे हम और भी नेम से जान सकते हैं, दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। व्हाई दिस इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन हो रहा है और इसमें अल्कोहल प्रोडक्ट बन रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इसके साथ CO2 भी रिलीज आउट होगी और ATP एनर्जी भी बनेगी। और यहाँ पे जो एनर्जी बनती है वो सिर्फ 2 ATP बनती है अगर हम एनारोबिक की बात करें। बट अगर मैं एरोबिक की बात करूंगी तो एरोबिक में 38 ATP एनर्जी बनती है, जो मैं आपको बताना भूल गई थी एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और एनारोबिक में ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो इथेनॉल है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये पूरा एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है। अब ये होता कहाँ है, तो ईस्ट के अंदर ये जो पूरा प्रोसेस है, अदरवाइज तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा अगर एरोबिक होगा, बट ये कब हो रहा है प्रोसेस, ये तब हो रहा है जब ईस्ट ऐसे एटमॉस्फेयर में है जहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। अब जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ही नहीं, ये कहाँ होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। सो दिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ ईस्ट सेल। नेक्स्ट इज इट इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। अब ये कैसा ब्रेकडाउन है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। क्यों इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज जिन चीजों से मिलके बनता है, ग्लूकोज किनसे मिलके बना है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब आप मुझे देख के बताइए, इस रिएक्शन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है, वाटर दिख रहा है क्या? सो आंसर इज नो, वाटर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है, इथेनॉल। बट हमें पता है ये इथेनॉल से नहीं बना है, कौन, ग्लूकोज, ठीक है। तब तो ग्लूकोज यहाँ पे इथेनॉल बना रहा है, ठीक है, और इथेनॉल से ग्लूकोज नहीं बना है, ग्लूकोज बना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि दिस इज इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन इज अकरिंग इन द ईस्ट सेल।
नेक्स्ट इज सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या रहेगा? सबस्ट्रेट मैंने आपको बताया था, सबस्ट्रेट मीन्स द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइजिंग, विच इज बर्निंग। यहाँ पे क्या बर्न हो रहा है आप बता सकते हो? ग्लूकोज बर्न हो रहा है यहाँ पे, तो सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज हियर। नेक्स्ट आपका है ह्यूमन मसल सेल्स। हमारी जो मसल सेल्स होती है उनमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? तो ह्यूमन मसल्स में जो ग्लूकोज है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ये तो हमें पता है। ये एरोबिक में भी सेम है। यहाँ तक जो प्रोसेस है वो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक में सेम होता है, ठीक है। बट उसके जो बाद का प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है। इफ द ऑक्सीजन इज अवेलेबल देन this pyruvate will go into the mitochondria and it will carry out the aerobic respiration, ठीक है। But here if oxygen is not available here, then this pyruvate will not go into the mitochondria, but it itself being broken down within the cytoplasm and it will convert it into lactic acid and ATP molecules. तो in this condition you can see that lactic acid is forming here. क्या बन रहा है यहाँ पे? lactic acid बन रहा है, which is acid, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जब बनता है ना कहाँ पे? हमारी मसल्स में तो क्या होता है? ये लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल्स बन जाते हैं लैक्टिक एसिड के, और ये क्रिस्टल्स हमारी मसल्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं फिर क्या होता है? इसकी वजह से हमारी मसल्स में पेन होता है, क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, हैवी पेन होने लगता है, ठीक है। तो ये क्या कॉज करता है? इट कॉजेस क्रैम्प्स, ठीक है। और यहाँ पे बनती है 2 ATP मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी बहुत कम बनती है क्योंकि एनाएरोबिक में एनर्जी कम ही बनती है और एरोबिक में ज्यादा बनती है। क्यों कम बन रही है? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर ग्लूकोज देखोगे तो वो और भी टूट सकता है, बट वो टूट नहीं रहा है। अब जब कम टूट रहा है तो कम एनर्जी बनाएगा। क्लियर? सो दिस प्रोसेस मीन्स द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब इस फर्मेंटेशन को, फर्मेंटेशन मीन्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है, अब हमने पर्टिकुलरली ह्यूमन सेल में इसे क्या बोल रहे हैं? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। व्हाई वी आर कॉलिंग इट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्टूडेंट? बिकॉज here in this reaction you can see the lactic acid is formed, and lactic acid is formed only by the anaerobic respiration, hence it is called the lactic acid fermentation. Very simple. It occurs in cytoplasm of muscle cells. ये भी cytoplasm में होता है क्योंकि absence में हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। यहाँ पे भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये भी लैक्टिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से नहीं टूटा है। यील्ड क्या कर रहा है? कितनी एटीपी एनर्जी यील्ड कर रहा है? कितना प्रोड्यूस कर रहा है? ओनली 2 एटीपी एनर्जी बना रहा है, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज है। जो चीज जल रही है, जो चीज बर्न हो रही है, तो आप देख सकते हो क्या बर्न हो रहा है? ग्लूकोज बर्न हो रहा है, तो आपका सबस्ट्रेट भी आपका ग्लूकोज होगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स क्या बन रहा है? अब प्रोडक्ट्स आप देखो लास्ट में लैक्टिक एसिड एंड एटीपी। तो एटीपी तो एनर्जी है, उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो एनर्जी है, वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। लैक्टिक एसिड क्या है? ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। अब ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता क्यों है और कब है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे। एक्चुअली दिस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स व्हेन वी ह्यूमन बीइंग परफॉर्म अ हैवी एक्सरसाइज, और बहुत ज्यादा विग्रस कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइजेस हम करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी को ज्यादा डिमांड होती है ऑक्सीजन की। किस चीज की डिमांड होती है? ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आएगा उतना ज्यादा फूड बर्न होगा, और जितना ज्यादा फूड बर्न होगा उतना ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो उतना ज्यादा हम जल्दी हैवी टास्क परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्रीदिंग रेट भी हमारा बढ़ जाता है उस कंडीशन में। पर फिर भी जब ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती, 100% नहीं हो पाती है, हमारी बॉडी में नहीं आ पाती, तो हमारी बॉडी स्विच कर देती है। क्या करती है? एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी करने लगती है। कहाँ पे? मसल्स में, इन मसल्स में, ठीक है। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करने की वजह से एनर्जी तो मिल जाती है बॉडी को, बट क्या होता है? ये ऐसा केमिकल बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, और जिसकी वजह से जो डिपॉजिट होने के बाद जिसकी वजह से हमें पेन होने लगता है,
तो आपने कभी एक्सपीरियंस की होगी ये चीज, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो फिर आपको पेन होने लगता है, ठीक है। तो ये जो पेन होता है, जो क्रैम्प्स होते हैं, इट ओनली अकर्स बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड विद इन द मसल सेल्स, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, जब एक्सरसाइज धीरे धीरे आप कम कर देते हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो इनके क्रिस्टल्स होते हैं लैक्टिक एसिड के, वो डिसॉल्व हो जाते हैं और रिलीज आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। नॉर्मली हमारी बॉडी करती है एरोबिक रेस्पिरेशन, बट जब बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पर एनर्जी मिल नहीं पाती है एरोबिक रेस्पिरेशन से, तो उस कंडीशन में करती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इस कंडीशन में बनाती है लैक्टिक एसिड, इसलिए बोला जाता है इसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, जिससे क्रिस्टल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होने लगता है मसल्स में, बट ये डिसअपियर भी हो जाता है, कुछ समय बाद ये डिसअपियर भी हो जाता है धीरे धीरे, तो हमारा जो पेन होता है वो खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेशन, कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये कितना यूजफुल है हमारे लिए। एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है फर्मेंटेशन। कैसे देखते हैं, बेकर्स ऐड ईस्ट टू मेक केक फ्लफी। आपको पता होगा जितने भी बेकर्स होते हैं वो केक जब बनाते हैं तो केक बनाते समय वो ईस्ट पाउडर ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। अब वो ईस्ट पाउडर ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपका केक का बैटर रहता है ना, जो घोल रहता है, उसमें जब ईस्ट वो डालते हैं तो ईस्ट क्या करता है, ईस्ट एक्ट होती है किस पे, उस बैटर पे। उस बैटर में जो शुगर अवेलेबल होता है उसमें ईस्ट क्या करती है, उसके साथ एडअप होके फिर वहां पे कंटिन्यू करती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यही प्रोसेस पूरा कंटिन्यू करेगी ईस्ट, और जो उसमें ग्लूकोज रहेगा उसको ब्रेक करके फिर वो क्या बनाती है, इथेनॉल बनाती है और CO2 रिलीज करती है। जब CO2 रिलीज होती है तो रिलीज करते समय अंदर पोर्स बनने लगते हैं, बुलबुले बनने लगते हैं, ठीक है। अब बुलबुले जैसे ही बनते हैं, जब आप इस चीज को बेक करते हो तो बुलबुले जो होते हैं ना, अंदर गैस फिल हो जाती है, तो इसकी वजह से जो आपका केक है वो फ्लफी बन जाता है, बहुत सॉफ्ट बन जाता है, स्पंजी बन जाता है, ठीक है। इसलिए जो बेकर्स होते हैं वो क्या ऐड करते हैं, ईस्ट ऐड करते हैं जब भी वो केक बनाएंगे, टू मेक केक फ्लफी, ठीक है, और सॉफ्ट और स्पंजी। सेकेंड है टू मेक अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेस मीन जो शराब वगैरह होती है, जो बियर्स होती हैं, उनको बनाने के लिए भी फर्मेंटेशन किया जाता है। अब वो फर्मेंटेशन ईस्ट के थ्रू भी हो सकता है या फिर बैक्टीरिया के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी फर्मेंटेशन करते हैं, मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और जिससे भी क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो जितनी भी बेवरेजेस हैं, जो शराब वगैरह होती है, उसमें भी फर्मेंटेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड आप कैसे बनाते हो, जो भी मिल्क होता है उस मिल्क में आप क्या करते हो, पहले से थोड़ा सा कर्ड डाल देते हो, थोड़ा सा कर्ड डाल दिया आपने। अब इस कर्ड में क्या है, ऑलरेडी एक बैक्टीरिया है, दैट इज लैक्टोबैसिलस, ये बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब करता है तो इसमें क्या हो जाता है, एसिड बन जाता है, ठीक है। जब एसिड बन जाएगा, और इसमें भी आपने देखा होगा जब कर्ड बनता है, आप जब उसे घुमाएंगे, स्टिर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कुछ बुलबुले टाइप के निकल के आते हैं, वो बुलबुले हैं CO2, ठीक है। बैक्टीरिया भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर पाते हो, कर्ड को जमा पाते हो, कर्ड फॉर्मेशन कर पाते हो। तो ये पूरे इसके फर्मेंटेशन के बेनिफिट्स हैं। सो इन दिस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, anaerobic respiration and aerobic respiration in the muscle cell and yeast cell. Thank you.